अलग अलग स्तर पर राजनीति हो रही है और जिसको जैसा सुविधाजनक लग रहा है वो उस हिसाब से फिट होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भारत में देखें तो पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा खून खराबा होता है, एमएलए के चुनाव में उससे थोड़ा कम, और सांसद के चुनाव में तो हवा ही नहीं लगती है। वोटिंग के दिन अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, अन्यथा खून खराबा नहीं दिखता है। और लोग तुमको इसके आगे कहते हुए सुनेंगे कि सारे पार्टी के बड़े नेता आपस में गले मिलते हैं संसद में, एक साथ पार्टी करते हैं, तो उस स्तर पर खून खराबा तो होता है। तो अपराध की छवि और अपराध की जरूरत कहाँ पड़ती है ये देखना जरूरी है। फिर अपराधियों को इसमें क्या मजा आता है कि वो इसमें शामिल होते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग कैसी चीजों में शामिल होते हैं ये देखने की चीज है। फिर अच्छे लोग क्या नहीं हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से निपट सकें। अगर कहीं जगह भरी हुई है तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग कैसे आ रहे हैं। जैसे किसी पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो इतने सारे नियम हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ ही नहीं सकते, ज्यादा लंबे टिक नहीं सकते। तो राजनीति में ऐसा क्या खुलापन है कि वहां लोग टिक जाते हैं। क्या नियमों के प्रावधानों में, नियमों में ही कोई गलती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहां पे लोग राष्ट्रीय स्तर के राजनीति में अपराध के विरोध की बात तो करते हैं, लेकिन वही लोग दूसरे देशों पे आक्रमण करने की सहमति देते हैं। सोमालिया जैसे देश के बारे में क्या करना है किसी को चिंता ही नहीं। पूरे राष्ट्र के राष्ट्र फिरौती देते हैं। जो अभी करंट में ISIS चल रहा है वो 800 करोड़ रुपए तक की फिरौती मांगने की बात कर। तो अपराध है, अब बात कर रहे हैं आपके राजनीति में अपराध नहीं आना चाहिए। तो अपराधी तो वहां आएगा जहां फायदा मिलता है, जहां रिस्क इन्वॉल्व है, जहां आम आदमी नहीं आएगा या जहां तुरंत फायदा ज्यादा होता है। तो ऐसा तब तक तो चलता ही रहेगा जब तक ये चीजें, या जब तक अच्छे लोग इनकी जगह ना ले लें। तो प्रश्न ये आता है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग प्रवेश कैसे कर जाते हैं। तो आप कहोगे कि नहीं वो डर दिखाते हैं, अपराध कर लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भी वो शासन के पास इतनी मशीनरी है कि वो जेल के अंदर क्यों नहीं। शासन तो उससे ज्यादा ताकतवर तो होती है। अगर शासन उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होती तो अपराधियों का राज्य होता। जैसे कई देशों में अर्थशास्त्री लैंडलॉर्ड या माफिया चलाते हैं। इसमें कई यूरोप के देश भी शामिल हैं। कई तथाकथित बहुत बड़े दुनिया के ताकतवर देश कहे जाने वाले कि यहाँ भी राष्ट्रपति के चुनाव तक में माफिया का पैसा जाता है और काम ना करने पे राष्ट्रपति तक का मर्डर हुआ है। तो अपराध और अपराधीकरण राजनीति का ये अलग अलग चीजें, ये अभी तो दुनिया में है ही। तो आप प्रश्न ये उठते हैं कि राजनीति में अपराध जरूरी है या राजनीति और अपराध एक सिनोनिम है, एक ही का रूप है। क्या बिना अपराध की राजनीति नहीं हो सकती है। अपराध राजनीति का अपरिहार्य अंग है, या राजनीति में सुधार की जरूरत है जिससे अपराध ना हो। ऐसे देशों के ढांचेगत व्यवस्था बदलने से होगा, वहां के न्याय व्यवस्था में बदलाव से होगा, सामाजिक संरचना के बदलाव से होगा, नीतिगत शिक्षा के बदलाव से होगा। इस बारे में चर्चा की जरूरत हो सकती है। प्रश्न फिर से कहें कि कई जगह राजनीति में अपराध हट जाए ऐसा लगता नहीं। तो पहले ये देखना है कि किस युग में राजनीति अपराध के बिना चली। क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि जहां बिना अपराध की राजनीति चली हो। और अगर राजनीति बूचड़खाना ही है जहां अपराध जरूरी है तो फिर नीति और अनीति का क्या मतलब है। अगर एक देश सोमालिया को फिरौती देता है और दूसरे देश को आक्रमण करके जीतता है तो दोनों में गलत क्या है सही क्या है ये निर्णय लेना बहुत अंतर हुआ। तो अपराध में एक बहुत बड़े चीजों में कौन सी चीज सही होगी
ये तय करना मुश्किल होता है, और शायद धर्म ही इसका मार्ग प्रशस्त करता है कि युद्ध में भी धर्म का इस्तेमाल करना है। बकरा हलाल करोगे या झटका से? अगर बकरे से पूछोगे तो कहेगा मुझे क्या अंतर पड़ता है। उससे पूछोगे कि हमारी मृत्यु कैसे हो, तो अपने तरीके बताएगा। लेकिन अगर मर्डर होता है तो कोई भी तरीके से मर्डर हो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक जघन्य हो सकता है, एक घिनौना हो सकता है, आप परिभाषित कर सकते हो। या एक स्लो पॉइजन हो सकता है, मीठा जहर दे के मारा, या गैस चैम्बर में मारा। तो जब हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं तो कई बार हम संकुचित होकर सोचने लगते हैं कि पाकिस्तान में कैसा होता है, चीन में कैसा होता है, ब्राजील में कैसा होता है, भारत में कैसा है, रूस में कैसा है। तुम वहां के तथाकथित लोगों को जो महत्वपूर्ण पदों पे विराजमान हैं, अगर उनको देखोगे तो वहां के छोटे छोटे गुंडे बदमाशों से तो ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो क्या वो छोटे गुंडों को सीधा नहीं कर सकते, या उनका सहयोग लेके ही वो बड़े बने हुए हैं? क्या राज्य के अपराध और व्यक्तियों के अपराध में कोई अंतर है? ये मोटे मोटे प्रश्न जरूरी है जब हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं। क्या न्याय समय पे नहीं दिया जाना भी अपराध की श्रेणी में है, या अपराध को बढ़ाने वाला है? इन सारी चीजों पे एक चर्चा बहुत जरूरी है। तब जाके आप निर्णय ले पाएंगे कि राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, या राजनीति को अपराधी ही चला रहे हैं, या राजनीति में अपराध की कोई जगह नहीं है, या राजनीति में अपराध की ही जगह है। ये प्रश्न जरूरी है और समाज में चर्चा के लिए भी जरूरी है। इसके पहले आए तो भारत और पाकिस्तान और तथा कथित कॉमनवेल्थ के जो देश हैं जो स्वतंत्र जो हुए वो अंग्रेजों के विरोध के कारण हुए। उसमें कई लोग मर्डर में भी शामिल थे अंग्रेजों के, कई लोग दूसरी गतिविधियों में जिनमें विध्वंस होता है उसमें शामिल थे। तो जो देश स्वतंत्र हुए वो उनको शहीद और आवश्यक कार्य मानते हैं जो उन्होंने किए, लेकिन जिस देश के खिलाफ किया गया है वो उसको आतंकवादी और अपराधी मानते। तो यहाँ प्रश्न बदल जाता है कि आतंकी हैं या शहीद हैं, अपराधी हैं या सिस्टम को परेशान करने के लिए किए गए कृत्य हैं वो, और सराहनीय है। जैसे एक रोजमर्रा में जैसे हर वर्ष देखोगे कि ट्रेन रोको आंदोलन होता है, उसमें 2-4 मरीज मर भी जाते हैं। जो रोकते हैं ट्रेन वो कहोगे इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है, 4 लोगों को मार दिया उनकी वजह से। लेकिन कल के दिन एक संशोधन संविधान में पेश होता है जिससे लाखों लोगों को फायदा होता है, और वो ट्रेन रोकने के ही कारण हुआ, तो कल आप उसको धन्यवाद देते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि वो आज जिसको अपराध कह रहे हो कल भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा, या उसको शहीदी कार्य या सराहनीय कार्य में आप शामिल तो नहीं कर लेंगे। तो ये मोटे मोटे प्रश्न हैं जिसके पहले ये चर्चा होना कि किसी को ब्रांडिंग कर देना कि तुम आतंकवादी हो, तुम अपराधी हो, ये गलत हो सकता है उसका कार्य कल सराहनीय हो, आज शहीदी के रूप में हो। किसी गुंडे को जो लड़की छेड़ता हो उसको रोकने के लिए उसने हथियार उठाया, तो सीमा पे जो लोग पुलिस वाले और आर्मी वाले हथियार उठाते हैं उनकी हम सराहना करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनको इनाम भी देते हैं। लेकिन वो अंदर आके लूटपाट मचाए तो हम उनको अपराध में काम करते हैं। तो ऐसे अपराधी लोगों को जो शांतिपूर्ण प्रक्रिया में बाधा देते हैं उनको अपराध हम कहते हैं। ऐसे लोगों से हम चाहते हैं कि जो समाज की सुरक्षा संरक्षा में बाधा पड़ते हैं उनको अपराधी कहें और उनको सरकार से दूर रखने की प्रक्रिया हो, ऐसी बात हम कह सकते हैं। तो अगर मोटे तौर पर इनमें कहें कि राजनीतिक में अपराधीकरण है तो इसके मुख्य कारण क्या है? तो अगर हम बहुत छोटे से रूप में देखें कि हमारे घर में जो शैतान बच्चे हैं वो ज्यादा शैतान हो गए और माँ बाप के संतुलन में नहीं है, उनके बात नहीं सुनते, तो इसमें गलती किसकी मानी जाए? माँ बाप की काफी हद तक कि उन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं दी
उन्होंने ऐसे संस्कार नहीं दिए, उन्होंने कृत्य करने पर दंड नहीं दिया, तब जाके वो अपराधी बने या शैतान बने। तो ये जो गलती है ये नियामकों की है जो बैठे हुए हैं, चाहे वह न्यायालयों में हो चाहे वो संसद में हो, कि वो अपनी चीजों को ढंग से नहीं कर पाते और अपना अकर्मण्यता, अपनी अकुशलता हवा में उछाल के लोगों से, दूसरे लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि वो चुनाव न लड़े, तुम वोट मत दो। प्राइम मिनिस्टर तुमको देखना चाहिए कि मंत्री दागी ना हो। अरे प्राइम मिनिस्टर खुद दागी हो तो क्या करोगे? चीफ मिनिस्टर खुद गुंडा हो तो क्या करोगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। प्रेसिडेंट खुद गुंडा हो तो सुप्रीम कोर्ट का बाप हो जाएगा कल के दिन, तब क्या करोगे? और कोर्टों में भी क्या हालत है, अगर उसमें देखोगे तो बहुत सारे ऐसे तुमको प्रश्न मिलेंगे कि वो शायद अपनी अकर्मण्यता, अपनी अकुशलता, अपनी अक्षमता को और अपने आप को काला ऊंचा करने वाला दिखाते हुए ऐसे बिना हिसाब के वक्तव्य जारी कराते हैं कि सरकार में बैठे हुए शीर्ष पदों के लोगों को ये करना चाहिए। कायदे से जरूरी है कि इस देश में पहले तो ये निर्णय हो कि हम स्वतंत्र हैं तो हमारे यहाँ शीर्ष पर कौन है, और जो शीर्ष पर हो उसको न्याय व्यवस्था को त्वरित बनानी चाहिए। अगर अपराधी बाहर घूम रहे हैं तो अपराधी पैदा करने की जो प्रवृत्ति है ये न्याय व्यवस्था की है, तो सारा का सारा दोष न्याय व्यवस्था पर जाता है देश की, जिसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। अगर ये ठीक होगी तो अच्छे लोग आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि जैसी प्रक्रिया चल रही है काफी दिनों से कि सबसे अच्छे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पे चले जाते हैं, सीए बन जाते हैं, कुछ वकील बनने लगे हैं आजकल, अंतर्राष्ट्रीय कानून में बहुत समस्या आ गई और बहुत पैसा है तो वकील बने। फिर जो बच्चे बच जाते हैं वो बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, फिर वो कलेक्ट्री का एग्जाम देते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे वो निकल जाते हैं जो प्रशासन चला रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो टीचरिंग में चले जाते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, तो तुम देखो कि जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे हैं। उसके बाद भी जो बच्चे हैं वो माँ बाप का व्यापार संभाल लेते हैं, छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं, और उसका बाद भी जो बच्चे बचते हैं वो राजनीति में जाते हैं क्योंकि उनको पास कुछ नहीं। तो कई बार लगता है कि जीसस की वो कहावत सही है कि ब्लेसेड आर दोज हु कैन स्टैंड लास्ट इन द क्यू। भगवान का आशीर्वाद उन लोगों पर है जो पंक्ति में अंतिम खड़े होने में समर्थ हैं या अंतिम खड़े। भगवान का द्वार उनके लिए खुला है। तो अगर हम देखें पूरी दुनिया में, we find that those who are standing last in the queue are blessed. They are running the world, they are running the country. तो ऐसे ही लोग जो पंक्ति में अंतिम खड़े हो रहे हैं या समाज उनको खड़ा कर रहा है, वो समाज को चला रहे हैं, वो राजनीति में या पॉलिटिक्स में है। राजनीति कहना गलत होगा, राज्य में नीति होती है, तो वो पॉलिटिक्स में है। उनका प्रोफेशन, जैसे आप इंजीनियर हैं, आपका प्रोफेशन इंजीनियर है, वैसे ही उनका प्रोफेशन राजनीति है। आप अपने प्रोफेशन से पेट पालते हैं, वो भी अपने प्रोफेशन से पेट पालते हैं, तो ऐसे लोग राजनीति में हैं। तो प्रश्न ये आता है कि जब प्रोफेशन है तो उससे पेट पालेंगे, और चूंकि अंतिम वाले लोग उसमें हैं तो उनको कितनी समझ होगी आप सोच सकते हैं। अगर हमको स्थिति बदलनी है तो हमको ऐसा शायद करना होगा कि राजनीति में नीचे के स्तर पर लोग जो प्रोफेशनल हैं पॉलिटिक्स में हैं वो लोग शामिल हों। तो शायद राजनीति में जो भी पद हैं उसमें तनख्वाहें और भत्ते बढ़ाने होंगे, उसमें रेगुलर क्रम से पद आए, वो आपको करना है। उसके लिए अच्छे कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, जैसे एमबीए के हैं वैसे लीडरशिप कॉलेज खोलेंगे। एक दुनिया में 1-2 कॉलेज हैं जो लीडरशिप पढ़ाते हैं, चाहे मैथ से तो शायद जापान में हो, बाकी लोग राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले दुनिया में इंस्टीट्यूशंस कम हैं। जितने राजनीति के एमए एमकॉम कराते हैं वो राजनीति में आते हैं। तो शुद्ध राजनीति के कॉलेज खोलने की जरूरत है, उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है।
तो शायद अच्छे पढ़े लिखे लोग आए उसमें। तो दूसरा बात ये हुआ कि प्रोफेशन। तीसरी बात हुई कि राजनीति है, तो इसमें जो नीति में निपुण हो वो तो राजनीति में जाए। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जो लास्ट में है वो चला जाए और कुछ कुछ कर ले, उससे राजनीति हो जाए, ऐसा। तो पहले नीति का पाठ शिक्षा में होना चाहिए, जो दूसरे बार भी हम कई बार बोले कि नीति, और नीति के साथ ये पढ़ाना भी जरूरी है कि अनीति क्या है और अच्छी नीति क्या है, सुनीति क्या है। जैसे पुरानी राज की कई नीतियां जो चलन में हैं, चाहे वो विदुर की हो, चाहे चाणक्य की हो, और भी कुछ लोगों की नीतियां जो हैं देश में प्रचलित हैं, और अलग अलग समाज में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो नीतियां प्रचलित हैं। उसमें जो अच्छी नीतियां हों वो लीडरशिप कॉलेज में पढ़ाई जाए, और सामान्य ज्ञान उसको सारे बच्चों को दिया जाए, जिससे समाज में अपराधीकरण बढ़े ही नहीं। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज ये हुई शिक्षा की। चौथी चीज हुई कि किस उम्र में राजनीति करना है। तो जिसकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, जो समाज के लिए खड़े होने के लिए तत्पर है, तैयार है, वैसे लोग जाएं। तो जो संन्यास आश्रम में पहुंच गए हैं वो शिक्षा की बागडोर संभालने के, राजनीति की शिक्षा देंगे। तो आज अगर हमको 75 से ऊपर के राजनेता अगर देश में नजर आ रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कल के नेता वो तैयार करें, वो लीडरशिप कॉलेज का शुरुआत करें और उसमें पढ़ाएं, जिससे देश और दुनिया में अच्छे नेता आए। बदमाशी भी सीखना है तो अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि जो बदमाश जानता होगा वही बदमाशी का निराकरण कर सकता है। एक वो, और दूसरा जो वानप्रस्थ आश्रम में उस उम्र में आपको राजनीति में जाना चाहिए कि घर से बाहर तो निकल गए, आपको कम से कम सेक्स की इच्छा नहीं होती है, आपको छोटे मोटे भरण पोषण की चिंता नहीं होती, तो राजनीति शुरू होनी चाहिए 50 वर्ष से। ये दूसरे उसमें सुझाव हो सकते हैं कि 50 वर्ष के बाद राजनीति शुरू, और 75 वर्ष के बाद लोग राजनीति का ज्ञान। तो पूरा का पूरा खेल जो संसद का है वो 50 वर्ष से 75 वर्ष का। तो उसके पहले जो हों वो उनके असिस्टेंट हो सकते हैं 25 से 50 वर्ष के, जो सिर्फ नौकरी की तरह पॉलिटिक्स जैसे प्रोफेशन डिफाइन किया गया है उसकी तरह काम करें। तो 3 तल हो गए, एक पॉलिटिकल एज ए प्रोफेशन, पॉलिटिक्स एज ए राजनीति, एंड राजनीति की कॉलेज में पढ़ाना। 3 तलों पर काम होना चाहिए। चौथी चीज जो महत्वपूर्ण है कि कुछ भगवत प्रदत्त होती हैं चीजें, कि एक ताकतवर आदमी 100 विद्वानों को डरा देता है चाहे डंडे के बल पर, और विद्वान आदमी जो डरा हुआ होता है वो क्या करेगा। तो कॉवर्ट इंटेलिजेंट आर ऑफ नो यूज, डरपोक बुद्धिमान का क्या मतलब। सिमिलरली जेंटलमैन रास्कल्स की और इंटेलिजेंट बास्टर्ड्स का क्या मतलब, वो समाज में क्या करेंगे। तो जो खड़ा हो सकता है, जो बलवान है, जिससे विद्वान भी डरते हैं, वो कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा है, और जो अपने पैरों पे खड़ा होगा वही अपनी बात का वचन रख पाएगा, अपनी बात को कार्यान्वयन कर पाएगा। ऐसे लोगों को गुरु पसंद करता है, तब शायद वो गुरुओं की सेवा करने लायक बने, और फिर गुरु के बैठने के लायक बनेंगे, पास बैठने के। जो अपने यहाँ कहा है कि मैं उसी चेले को पास में बैठाऊंगा ना जो अपने पैरों पे खड़ा है। कल के दिन मम्मी ने बुलाया, पापा ने बुलाया, चाचा ने बुलाया, भाग लिया, तो मैं कहेंगे इसका तो भरोसा ही नहीं है, ये तो अपने पे ही नहीं खड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या समझाऊं। तो मैं उस बच्चे को पसंद करूंगा जो लड़ भड़ के जैसे भी है मेरे पास समय पे तो उसको ही मैं कुछ बताऊंगा। तो गुरु की सेवा करने लायक बनता है जो अपने पैरों पे खड़ा होता है। फिर मेरे पास बैठेगा तो कुछ शायद मेरे से सुनेगा, मेरे हिसाब से कार्य करना शुरू करेगा, मनन करना शुरू करेगा, चिंतन करना, तब जाके समझ में आएगा कि ये काम क्यों करते हैं, ये काम कैसे करते हैं। तो जो ज्ञान है वो विशेष ज्ञान में तब्दील हो जाएगा और वो वैज्ञानिक बनेगा। ऐसे लोग राजनीति में अगर की बात कर रहा हूं शामिल होते हैं तो वो अपने बातों का वचन रखते हुए और एक धर्म के अनुसार चलते हुए कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग कमजोर नहीं होंगे,
तो अपराधी प्रवृत्ति का है या जो भी है उससे क्यों डरेंगे वो लोग? ऐसी चीजों का जरूरत है। जो संन्यास आश्रम में पहुंच गए हैं, जो तथागत नेता हैं, जो अच्छे हैं या खराब हैं, उनके जीवन के अनुभव हैं, उनको शिक्षा केंद्रों में जाके लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए। कानून को, अपने कानूनों का रिव्यू करना चाहिए, अपने कॉलर में देखना चाहिए बजाय दूसरे के क्षेत्र में दखल देने के। देश में ये तय होना चाहिए कि कौन सुप्रीम है, उसके हिसाब से स्वतंत्र अपना तंत्र बनना चाहिए। शिक्षा में नीतिगत पाठ होना चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं जो करने की जरूरत है। तब जाके आप कह सकते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण या अपराधों को तिलांजलि दी जा सकती। इसके अलावा कुछ चीजें चल कि भारत में जितना भी है अपराध हर युग में होते आए हैं और धर्म की स्थापना भी होती आई है। तो उन उदाहरणों को अगर हम समझ रखेंगे तो शायद हमारा मनोबल बड़ा रहेगा कि हम इस कार्य को करने में सफल हों। सर, आप राजनीति के अपराधीकरण के लिए लोकतंत्र को भी जिम्मेदार मानते हैं थोड़ा बहुत या ज्यादा? विकास की अवधारणाओं को अगर हम सुने तो अनार्की से आज तक का जो विकास हुआ है, अनार्की जिसमें किसी ने किसी को मार दिया, कैनिवल्स हैं, आदमी आदमी को खा गया, उसके बाद जिसके पास धनुष बाण है वो जीत गया, फिर उसने गांव बनाए, जिस गांव के पास ज्यादा ताकत है वो दूसरे गांव का पैसा लूट लाया, लूटपाट, मार दौड़, ये सब चलेगा। ये अपराध का हिस्सा माना जाएगा मानव समाज में। घर की चोरी, किसी को पत्थर मार दिया, ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। तो आज जिस राजाशाही के बाद हम लोकतंत्र में आए हैं और अब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में भी अपराधीकरण है, तो ये 2 चीजों की ओर इंगित करता है। पहला जमाना जब आप ये कह भी नहीं पाते कि क्या इसके लिए राजाशाही जिम्मेदार है, तब आप कहते थे राजा जिम्मेदार है, अपराध बढ़ रहा है समाज, राजा कंट्रोल में। राजा के कितने अपराध हैं, तब आप कहते थे राजा अपराधी है या राजा को बदलना है। 2 ही चीजें चलती थी। डिक्टेटरशिप जहां पे है दुनिया में, वहां आप कहते हैं कि सेना मारे ना, कंट्रोल में रहे, अपने सबको नियंत्रण में रखे, तो सैनिक शासन बढ़िया है। लोकतंत्र में आप आज कह पा रहे हो कि ये कहीं लोकतंत्र गलती तो नहीं है, कि लोकतंत्र की कमी तो नहीं है जिसके कारण अपराधीकरण। तो पहली खुशी की बात है कि हम आज तक जिस विकास की दिशा में आए हैं पहले से, वो एक ठीक दिशा चल रही है। और जब आज आप क्वेश्चन कर रहे हो कि इसमें कोई अपराधीकरण, तो जाहिर ही ये इस बात की ओर इंगित भी करता है कि लोकतंत्र में भी सुधार की जरूरत है। अब लोकतंत्र में कैसे सुधार होगा ये एक दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन इतना जरूर है कि आपका प्रश्न एक पूरे के पूरे जो भी जिस देशों में लोकतंत्र चल रहा है वहां ये ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है, क्या लोकतंत्री अपराध को तो नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि हम लोग पुराना भूल जाते हैं कि राजाशाही में कुछ भी हो जाता था तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। राजा ने किसी का मर्डर भी कर दिया तो राजा माई बाप, कौन किससे पूछेगा? वही न्याय करता है, वही शासन चलाने वाला है, वही सब। लेकिन आज आप कम से कम इतने स्वतंत्र हुए लोकतंत्र में कि चीजें आप पूछ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं और आप बदलने की ओर प्रयास भी कर सकते हैं, ऐसा भी आपको लगता है। तो मैं इतना कह सकता हूँ इस प्रश्न के उत्तर में कि लोकतंत्र जिम्मेदार नहीं भी है और है भी।